पार्टी के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट महेश दास जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथी, आज जिन मुद्दों को लेकर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसके संबंध में महेश दास जी ने आपको जानकारी दी है। देखिए, निसंदेह एक बेहद महत्वपूर्ण जो जानकारी महाराष्ट्र पुलिस ने साझा की। महाराष्ट्र पुलिस ने सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, और ये प्राथमिकी क्यों दर्ज हुई है ये आप सब जानते हैं। जिन आंकड़ों के आधार पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में आरोपों का हवा महल बना रहे हैं, दरअसल उस डेटा को संजय कुमार जी ने अपने ट्वीट के साथ ही डिलीट कर दिया और उन्होंने देश से माफी मांगी। अब महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर भी कर दी। अब इसकी पूरी तफ्तीश होने जा रही है और उसके बाद ही यात्रा पर आप निकले हुए हैं। अब तो यात्रा का औचित्य ही खत्म हो गया। अब झूठे आंकड़ों के आधार पर आप लोगों को गुमराह कैसे कर सकते हैं? अब आपको माफी यात्रा निकालनी चाहिए, और आप यात्रा पर निकल गए हैं तो लोकतंत्र की शुचिता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अगर आपकी जरा भी आस्था है तो फिर ऐसे फैसले कई बार लेने पड़ते हैं कि आप एक कदम पीछे हटें और आप कहें कि हमसे भूल हो गई, गलत आंकड़ों के आधार पर हमने निर्वाचन आयोग पर ये आरोप लगाए। अब देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, राहुल गांधी ने और विपक्ष ने क्या कहा? 30 से 40% वोटर गायब, और इसी आधार पर तथाकथित वोटर अधिकार यात्रा का नाटक रचा। सीएसडीएस की ओर से क्या कहा गया? डाटा की गलत व्याख्या हुई, ट्वीट हटाना पड़ा। और अब जो परिस्थितियां हैं, मैंने पहले भी कहा, इतनी उदारता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर लोगों को आपने गुमराह किया है, आपकी वजह से एक संवैधानिक संस्था की गरिमा पर आंच आई है, तो आपको आगे बढ़ करके उदारता के साथ माफी मांग लेनी चाहिए। अब आपका इतिहास क्या है ये जानना भी जरूरी है। माफी वीर की उपाधि आपको दी गई, और राफेल मुद्दे पर आपने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। खून की दलाली के सवाल पर सेना और जनता जब दोनों ही नाराज हुए तो फिर आपकी उस टिप्पणी ने भी कहीं ना कहीं पूरे देश में जो सेना के शौर्य और पराक्रम पर आपकी ओर से सवाल खड़े किए गए, आपके अनेक नेताओं की ओर से तत्कालीन सेनाध्यक्ष की ओर के लिए जो टिप्पणियां दी गई, देश आज भी उससे मर्माहत है। साथ ही सभी चोरों का सरनेम मोदी, इस बयान पर भी मानहानि का दोषी आपको करार दिया गया, और बार बार आप झूठ बोलते हैं और कोर्ट और जनता के दबाव में माफी मांगते हैं, तो एक बार फिर माफी मांगी, क्योंकि आपका इतिहास है। और ये इस बार का जो ये पूरा का पूरा अभियान है, आपको ये पता है कि बिहार में लोकसभा चुनाव हमारा स्ट्राइक रेट कामयाबी का 75% है। 40 में 30 सीटें हम लोगों ने की, और विधानसभा के उपचुनाव में 100%, 4 की 4 सीटें हम लोगों ने की। तो फिर आपको पता है कि आपकी हार पक्की है, एक बड़ी हार होगी, और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बिहार में तेजस्वी यादव को हासिल करने के लिए जितनी सीटें चाहिए वो जीत पाना भी जो जमीनी सच्चाई है वो संभव नहीं दिखता है। तो आपने पूरे जनादेश को संदेहों के दायरे में लाने के लिए ये वोट अधिकार यात्रा का ये स्वांग रचा है। लेकिन अब जब बुनियाद पर ही प्रहार हो गया तो अब कम से कम आपको ये समझदारी का परिचय देना चाहिए, इसलिए कि आप दोनों की उम्र कम है और लंबी पारी खेलनी है, तो फिर एक कदम पीछे हट करके माफी मांगने में कोई
परहेज नहीं होना चाहिए, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि विकास को लेकर लगातार बिहार में जो झूठी तस्वीर बनाने की कोशिश, दवाई कमाई और तमाम तरह के क्या क्या वो दोहे करते रहते हैं, उन्हें आज सीआईआई की इस टिप्पणी को भी देखना चाहिए जिसमें कहा 2046-47 तक बिहार की अर्थव्यवस्था 1100 अरब डॉलर की, 2023-24 में हमारा जो जीडीपी है 8,54,000 करोड़ रुपए का रहा है, जो 14.4 की दर से लगातार बढ़ रहा है। देश की औसत से लगातार हम आगे विकास की यात्रा तय कर रहे हैं। उन राज्यों में शामिल है जहां निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है और लगातार इन्वेस्टर समिट बिहार में उद्योग लगाने के प्रस्ताव आ रहे हैं। पर्यटन के विस्तार को लेकर के जो बड़े फैसले हैं, राजगीर में 2 5 स्टार होटल का निर्माण, वैशाली में 10 एकड़ जमीन पर 5 स्टार रिजोर्ट, बिहार को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने की दृष्टि से ये 2 फैसले बेहद हैं। उसी तरह से युवाओं के जो बड़ी राहत है कि सरकारी नौकरी की प्रारंभिक परीक्षा में केवल 100 रुपए की फीस और मुख्य परीक्षा निःशुल्क हो। शिक्षक सम्मान, कल तक राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले जो शिक्षक थे उनको 15,000 रुपए दिया जाता है, अब वो 30,000 रुपए दिए जाएंगे। बहुआयामी विकास का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे इन फैसलों से मुख्य धारा में आने का अवसर नहीं मिला। पटना राजगीर 4 लेन हाईवे योजना को मंजूरी, राजगीर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक अप्रोच रोड के लिए 364 करोड़ रुपए स्वीकृत। अब जो ये विजन है, नीतीश कुमार के विजन पर सवाल खड़े करने वाले लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा, अब वो विजनरी लीडर हैं और आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन नहीं। ऐसे आरोप लगाने वाले लोगों को जनता सबक सिखाती है और 2005 से आज तक जनता ने हर बार ये बताया है कि उनकी पसंद नीतीश कुमार जी क्यों है। अब ये देखना है कि विकास, शिक्षा, रोजगार, ये है नीतीश कुमार जी का जो विजन है। बिहार अब बीमारू नहीं बल्कि सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। युवाओं, शिक्षा, पर्यटन और उद्योग के क्षेत्र में ठोस पहल की जा रही है। यह सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता और अथक प्रयास का परिणाम है। अब इससे जो जिस निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं वो क्या है कि विपक्ष झूठ के सहारे राजनीति कर रहा है। जब आप नीतीश कुमार जी के इन 20 वर्षों का कार्यकाल देखते हैं तो निसंदेह आजादी के इन 77 वर्षों 15 वर्ष लालू जी, राबड़ी जी और उसके पहले कांग्रेस के शासन, क्योंकि ये दोनों घूम रहे हैं, तो जनता देख रही है कि इन 20 वर्षों में जो बिहार ने हासिल किया वो कभी बिहार को नहीं मिल पाया और इसीलिए झूठ के सहारे विपक्ष राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी को जनता और चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए। बिहार में जनता जेडीयू के नेतृत्व में विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। यह चुनाव झूठ बनाम विकास का है। झूठ जिन्होंने कुछ किया नहीं वो लंबी चौड़ी बात करेंगे, विकास जिन्होंने किया उन्होंने कभी बड़ी बातें की नहीं, उन्होंने अपने फैसलों से बिहार को बदला है। उनका नाम नीतीश कुमार है और इसीलिए बिहार की जनता आज झूठ बनाम विकास की इस लड़ाई में विकास के साथ खड़ी है। अब हमारे जो सवाल है, मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से जो सवाल पूछ रहा हूं, क्या वोट अधिकार यात्रा आपके द्वारा पेश झूठे तर्कों के आधार पर नहीं टिकी है? क्या आप दोनों मिलकर माफी यात्रा निकालेंगे? ये सवाल बेहद अहम है। जनता पूछ रही है, बिहार में नीतीश कुमार विकास की इबारत लिख रहे हैं और आप दोनों झूठ का पैम्फलेट बांट रहे हैं। क्या यही आपकी नई राजनीति है, झूठ की साझेदारी? इस पर भी हमें आपका जवाब चाहिए। बार बार झूठ बोलकर कोर्ट में माफी मांगने वाले राहुल और बार बार झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने वाले तेजस्वी, क्या यही युवा नेतृत्व है?
ये दो असफल युवा नेताओं की जोड़ी क्या यही है? ये जानना बेहद जरूरी है। एक नेता जो लगातार कोशिशों के बाद भी कांग्रेस को रसातल में जाने से बचा नहीं पा रहा है, और एक नेता जिसके अहंकार की वजह से राजद सारे चुनाव, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के उपचुनाव, लगातार हार रहा है। अब विकास की जगह लोगों के द्वारा फैलाए गए झूठ के नैरेटिव को क्या जनता स्वीकार करेगी? स्पष्ट जवाब है, जनता झूठ के नैरेटिव को कतई स्वीकार नहीं करेगी। लोग 2025 से 30 के बीच बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में उभरता हुआ देखना चाहते हैं, और ये संभव तभी है जब एनडीए को जनादेश मिले और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई सरकार बने, जहां हमने 2025 तक काम पूरा किया है। 25 से 30 के बीच जो भी बाकी कार्य होंगे उनको पूरा कर हम देश के संपन्न विकसित राज्यों की पात में बिहार को शामिल करा सकें। सर, मेरा आपसे सवाल है, आज शताब्दी समारोह था बापू सभा में, वहाँ नीतीश कुमार गए थे, उन्होंने बात की थी मुसलमानों से, लेकिन मुसलमान नाम कह रहे हैं जो सुनना चाहते थे उन्होंने सुना नहीं, और साथ ही जो नियमावली है उसमें भी कुछ तब्दीली करनी है। देखिए, मुझे लगता है जिससे आपकी अपेक्षाएं होती हैं, सवाल भी वही होता है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने बगैर किसी भेदभाव के, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जैन हो, धर्म या बौद्ध, सबके लिए काम किया है। और इसीलिए कई बार कुछ सवाल खड़े होंगे, लेकिन उनका यकीन भी नीतीश कुमार जी के साथ है, इसलिए कि अल्पसंख्यक कल्याण के जो ये शानदार 2 दशक है, इतना काम कभी मुसलमानों के लिए नहीं हुआ है। और लोगों को भागलपुर दंगे के उस खौफनाक दौर का भी स्मरण है। उसके बाद राजद के कार्यकाल में उस दौर के सबसे बड़े खलनायक कामेश्वर यादव का सार्वजनिक सम्मान भी याद है। बंद मुकदमों को नीतीश कुमार जी ने खोला, लोगों को ये भी याद है। लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था, कब्रिस्तानों की घेराबंदी से लेकर बहुउद्देशीय जो बड़े बड़े जो 7 मंजिली इमारतें बनी, और जो तरह तरह के मदरसों के उन्नयन से लेकर बड़े फैसले हुए, उनके रोजगार, उनके शिक्षा को लेकर जो बड़े कदम उठाए गए, उनके उद्यमशीलता को ध्यान में रख करके उन्हें उद्यमी बनाने की योजना पर जो राज्य सरकार ने काम किया, उसके बाद मुसलमानों के मन में नीतीश कुमार जी के लिए कभी कोई असम्मान हो ही नहीं सकता है। अपेक्षाएं कुछ और होंगी। निसंदेह हमारी सरकार जनता के अपेक्षाओं की कसौटी पर हर बार खरी उतरी है, और अगर उनके कुछ सवाल होंगे उनका भी समाधान होगा। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, आप इसको इस तरीके से देखिए, भारत दुनिया के तेजी से उभर रहे आर्थिक शक्तियों में से उभार का राष्ट्र बना। पर कैपिटा इनकम एक सवाल भारत के लिए राष्ट्रीय आंकड़ों में, आज अंतर्राष्ट्रीय जो तालिका है उसमें वो आंकड़े आज भी कुछ सवाल है। बिहार लगातार 14.4 के वृद्धि दर के साथ देश में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली इकॉनमी है। लेकिन ये सच है कि जो आपकी खस्ताहाल अवस्था थी 2005 के पहले, खाली खजाना, और जिन स्थितियों का सामना, जिस बदहाली का सामना बिहार को करना पड़ा है, वहां से बिहार का के नव निर्माण का ये महायज्ञ समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। तो पहले से दुगुनी हुई। अब निसंदेह जो आगे की जो चुनौतियां हैं उनको भी अवसर में बदलेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं।